Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, we were doing chapter number 6, manufacturing industries. In this chapter, we will take a short overview about the chapter and what is manufacture industries, and today we will do about the contribution of industries to national economy. How much contribution are given मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कि कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है वो राष्ट्रीय आय में इसके द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, यानी कि विनिर्माण उद्योग हैं वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेनली देखते हैं ओवर द लास्ट 2 डिकेड, यानी कि पिछले 2 डिकेड मीन्स 20 सालों में कितना रहा है। सेक्टर हैज़ स्ट्रेंग्थ 17% ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी का कितना है पिछले 20 सालों में 17% जो टोटल आता है हमारा ग्रोस प्रोडक्शन का, वो कहाँ से आता है? विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आता है। और कितने में से? आउट ऑफ टोटल 27% फॉर द इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड 10% फॉर माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैसेज। तो इसके अलावा क्या रहता है? 17% विनिर्माण का है और 10% किसका है? यानी कि टोटल 27% अगर कंट्रीब्यूशन है तो उसमें से 17 मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, फैक्ट्री वगैरह है जो उनका कंट्रीब्यूशन हो गया, और बाकी का किसका है? माइनिंग का हो गया। ठीक है, माइनिंग और गैसेज का हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है वो उसका कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक, तो इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का है वो 17% रहा है। दिस इज़ मच लोअर इन द कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन कंपनीज वेयर इट इज़ 25 to 35%। तो ये क्या है? जो हमारी पूर्वी एशिया की कंपनी है, पूर्वी एशिया यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह जो कंट्री हैं, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन है वो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है, पूर्वी एशिया के देशों में इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और जबकि भारत में ये परसेंटेज कम है। लेकिन इसके साथ साथ ही हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन है जो वो बढ़े। ठीक है, जितना हम इमेजिन करके चलते हैं, मान कर चलते हैं हम कि हम आने वाले टाइम में इतना काम करेंगे, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, अगर हम उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो क्या रहता है? इसका कंट्रीब्यूशन अच्छा रहता है और इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, इनकम है, टोटल इनकम है, जीडीपी है हमारी, उसमें मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, यहाँ पर जो डाटा दिया गया है, यहाँ पर क्या है? द डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज़ 12%, यानी कि 12% रखी गई है आगे। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज़ वंस अगेन ग्रोविंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। तो यहाँ पर हमने पिछले अगले डिकेड के लिए यानी कि 10 सालों के लिए 12% रखी गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 2003 में जो ग्रोथ रेट है वो 9 से 10% हुई है एक साल में ही। विद द एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूव्ड एफर्ट बाय द इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ये सारा किसकी वजह से हुआ? जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, अच्छी पॉलिसी की वजह से हुआ, और जो एफर्ट किए गए यानी कि इंडस्ट्रियल थे, जो स्वामी थे, इनके ओनर्स थे, उनके द्वारा भी एफर्ट किए गए, और इसके साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा भी एफर्ट किए गए, रिफॉर्म किए गए बहुत सारे, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक साल में ही 9 से 10% के बीच में क्या है? इसकी ग्रोथ रेट रही है, कंट्रीब्यूशन है इसका बड़ा है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ द सेटअप विद द दिस ऑब्जेक्टिव, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन सेट करेगा? ठीक है, वो कौन सेट कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ठीक, वो NMCC ये एक ऑर्गेनाइजेशन है
जो क्या करता है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उनके क्या ऑब्जेक्टिव है, वो किस पर्पज़ से काम कर रही हैं, कितना वो काम करेंगी, किसकी क्या कॉस्ट रहेगी, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। नाउ वी विल डू इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी कि इसकी लोकेशन क्या रहेगी, स्थिति क्या रहेगी, कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि हमें वो कहाँ पर करनी चाहिए। ठीक है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर करनी चाहिए। ठीक है, आपने देखा भी होगा जो फैक्ट्री वगैरह है किस तरह के एरिया में होती हैं, और उसके आसपास क्या है, मार्केट भी होनी चाहिए ताकि वो ईजिली अपना सामान है क्या है सोल्ड कर सके, बेच सके वहाँ पे। और क्या होना चाहिए, जो उसका रॉ मटेरियल है जहाँ से वो ईजिली रॉ मटेरियल गेट कर सके, ट्रांसपोर्टेशन है वो फैसिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सो मैनी डायमेंशंस फॉर द इन्वेस्ट एनी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस है, कारक हैं जो भी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड बाय देम, हम इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, फर्स्टली क्या रहता है, हमारा इनपुट चाहिए हमें। कोई भी इंडस्ट्रीज़ है अगर उसको इस्टेब्लिश हमें करना है तो उसके लिए हमें जो इनपुट है वो क्या क्या है, सब फैक्ट्री प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे चीज़ें होनी चाहिए। और इसके अलावा रॉ मटेरियल, कंपोनेंट पार्ट्स, ये अगर होंगे, ठीक है, अगर लैंड हमारे पास प्रॉपर होगा कोई भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, और लैंड के ऊपर काम कौन करेगा, लेबर क्लास करेगी। अगर लेबर क्लास काम कर रही है तो उसके ऊपर क्या है, पैसा भी लगेगा, सामान आएगा उसके, ठीक है, वो कौन करेगा, वो कहाँ से, वो कैपिटल से आएगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स यानी कि कोई भी काम कौन कर रहा है, काम तो लेबर कर रही है, लेकिन लेबर से काम कौन करवा रहा है, ये जो फैक्ट्री है वो किसकी है, उसके लिए क्या है, कोई ना कोई ओनर होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पूरा का पूरा बिल्डिंग होगी, यानी कि कोई कंपोजिशन, हम इसको संरचना बोल सकते हैं, यानी कि पूरी इंफ्रा होगा हमारे पास। अगर कोई स्ट्रक्चर होगा, बिल्डिंग, मान लो कोई फैक्ट्री लगानी है, उसमें काम करने के लिए अगर हमारे पास बिल्डिंग है तभी हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। खाली लैंड के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं हम, लेबर क्लास भी है और ग्राउंड है तो वहाँ पे प्रॉपर रूप से हम काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए पूरा सेटअप चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सारे के सारे क्या है, इनपुट्स हैं। हम कंपोनेंट बोल सकते हैं, इनपुट बोल सकते हैं इनको, कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए इनकी नीड होती है। अगर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब के बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सारी हैं, लेकिन उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की नीड रहेगी। ट्रांसपोर्ट, अगर रॉ मटेरियल को प्लेस तक लेके आना है, जहाँ पर भी हमारी फैक्ट्री इस्टेब्लिश है वहाँ तक लेके आना है, तो उसके लिए क्या ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, या इस मटेरियल को, जो रॉ मटेरियल है उसको फैक्ट्री तक लेके जाना है। ठीक है, ये सारा का सारा रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्ट से, बाय ट्रांसपोर्ट कहाँ आ रहा है, फैक्ट्री में आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो भी फैक्ट्री में ही बनेगा ना। फैक्ट्री से क्या होगा, फैक्ट्री में जब काम करेंगे वहाँ से क्या आउटपुट निकलेंगे, यानी कि प्रोडक्शन निकलेगा। उस प्रोडक्शन को फिर ट्रांसपोर्ट की नीड होगी। ये तो नहीं है कि जितना हमने प्रोड्यूस किया है, जितना प्रोडक्शन हमने प्रोड्यूस किया है उसको वहीं पे रखेंगे, उसको कहीं लेके भी जाना होगा। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से। फिर ट्रांसपोर्ट उसको कहाँ लेके जाएगा, मार्केट में लेके जाएगा। ठीक है, मार्केट में जाने के बाद क्या होगा, मार्केट में सेलिंग के लिए जाएगा, जो कस्टमर है वो इसको बाय करेंगे, और कस्टमर जब बाय करेंगे तो पे क्या करेंगे, मनी पे करेंगे। ठीक है, मार्केट से मनी गेट होगी,
जो मनी गेट होगी तो वो क्या आ जाएगी, दोबारा से क्या है, एक तरह से कुछ यूज़ हो जाएगी और कुछ क्या है दोबारा से इनपुट को बाय करने में यूज़ हो जाएगी। तो इस तरह से ये सारा का सारा लिंक चलता है कि एक तरह से हम मार्केट साइकिल भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से कोई भी फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होने के बाद वो कैसे कहाँ पर जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो हमारा फिगर है इसमें हम देखेंगे आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए जो सबसे अच्छी लोकेशन है वो कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ द ऑब्टेन रॉ मटेरियल एट साइट। अगर जहाँ पर भी हम कोई भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, स्थापित करना चाह रहे हैं, कोई भी हम यूनिट लगाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए और उसकी कॉस्ट भी रीज़नेबल होनी चाहिए। जो रॉ मटेरियल है अगर वो महंगा होगा, महंगा ख़रीद के और फिर उसको सस्ते में बेचना, ये तो ठीक नहीं होगा ना जो भी ओनर है उसके लिए। यानी कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो ठीक होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए और ईज़िली अवेलेबल हो जाए, तो ऐसी जगह पे फैक्ट्री होनी चाहिए। दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन है, उत्पादन हुआ है, उसके वितरण की यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो भी क्या है, रीज़नेबल होनी चाहिए। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, इसके अलावा क्या होगा कि ऐसी जगह पर कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्रीज़ है, वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए जहाँ पर डिसीज़न लिए जा सकें, कि खुद से जो भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहा है वो खुद से डिसीज़न ले सके। ऐसा ना हो कि ऐसी जगह पर हमने इस्टेब्लिश कर लिया है कि आपको बार बार किसी और से परमिशन लेनी पड़ रही है, कोई और आपके काम में इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे खुद जो भी ओनर इस्टेब्लिश कर रहा है वो खुद डिसीजन ले सके, ऐसी जगह पे वो लोकेट होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एट ए साइट, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी क्या है, रीज़नेबल होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि रीज़नेबल कॉस्ट में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, रीज़नेबल कॉस्ट में ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन को, हमारे पास रॉ मटेरियल है वो भी सस्ता है और हम खुद से डिसीज़न ले रहे हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, हम इन द सेंस जो भी ओनर है, ओनर खुद से डिसीज़न ले रहा है, तो ये सारी लोकेशन है किसी भी फैक्ट्री के लिए आइडियल लोकेशन हो सकती है, ठीक है। आई थिंक यू गोट वेरी वेल। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज़। जो इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग टाइप में हमने डिवाइड किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको हम अलग अलग कैटेगरी में कर सकते हैं। जैसे ग्लासवेयर है, पेट्रोल है, मैचेज़ है, स्कूटर है, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन्स, बहुत सारे बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनको अलग अलग टाइप से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट हमारी आती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड यानी कि जो खेती के ऊपर डिपेंड है, जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती हैं, ठीक है। जहाँ से हमें जैसे कॉटन मिल हैं, तो वो किसके ऊपर हैं, कॉटन मिल कॉटन के ऊपर डिपेंड है ना। वूलन है, जूट है, सिल्क है, टेक्सटाइल है, जितने भी कपड़े से रिलेटेड हैं, या शुगर टी, ये सारी हमें कहाँ से मिलती है, हमें खेतों से मिलती है, इसका रॉ मटेरियल हमें खेतों से मिलता है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, एग्रो बेस्ड हैं। मिनरल बेस्ड यानी कि जो मिनरल निकलते हैं और उसके बाद कोई भी सामान बनता है, तो उसके ऊपर जो बेस्ड होती है उसको मिनरल बेस्ड बोला जाता है, यानी कि खनिज तत्व हैं उनके ऊपर आधारित, ये होंगी कृषि पर आधारित उद्योग। तो यहाँ पर आयरन एंड स्टील उद्योग हो गया, सीमेंट है, वो भी मिनरल्स होता है ना, जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स को ब्रेक किया जाता है और ब्रेक के बाद जो पाउडर निकलता है उससे सीमेंट बनता है। एल्युमिनियम है, मशीन्स है, टूल हैं, तो पेट्रोकेमिकल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मिनरल से हमें इसको हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं,
रिफाइन करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो ये मिनरल बेस्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, यानी कि जो उनका मेन रोल है उसके अकॉर्डिंग भी हमने क्या है क्लासिफाई किया गया है इसको। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किया गया है। इसमें क्या है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोड्यूस और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर्स अदर गुड एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो यहाँ पर क्या है, मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? मेन रोल प्ले कर रहे हैं आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग वगैरह, यानी कि इसके उद्योग हैं। इसमें क्या रहेगा कि मान आयरन है, आयरन हर एक चीज़ में यूज़ होता है। मोस्टली जो मशीनें बनती है वो आयरन से बनती हैं। तो ये है जो बेस है, अदर इंडस्ट्रीज़ का भी बेस है, ठीक है। इसके बेस पे भी हमने इसको क्या है क्लासिफाई कर दिया है कि जो बेसिक जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो अदर इंडस्ट्रीज़ का बेस हैं, आधार हैं, उसके बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़, यानी कि कंजम्पशन के अकॉर्डिंग, उपयोग के अनुसार उसको विभाजित किया गया है। कंजम्पशन कैसा रहेगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उसको यूज़ कर लेते हैं। यानी कि एक बार मैन्युफैक्चर हुई उसके बाद वो डायरेक्ट यूज़ के लिए हमारे घर पर आ जाती हैं, ठीक है। जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है। अब ये तो नहीं है कि टूथपेस्ट अगर बना दिया फैक्ट्री ने उसके बाद वो कहीं और जाएगा कुछ और बनने के लिए, ऐसा नहीं होता। वो डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है कंज्यूम होने के लिए, ठीक है। पेपर है, सीविंग मशीन है, फैंस वगैरह हैं, तो ये सारी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट हमारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो पूंजी निवेश कर रहा है, कि उसके आधार पर भी इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। पूंजी निवेश क्या होगा, जैसे एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि कुछ लोग क्या होते हैं कम पैसा लगाते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोला जाता है उनको, कि अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी, छोटे लेवल की होगी, तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोला जाएगा। यानी कि जिन इंडस्ट्रीज़ में कम पैसा लगा है, और जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और बड़े लेवल पर बनती है उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बोला जाता है। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप के बेस पर भी इनको डिवाइड किया गया है, कि ओनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर, ठीक है ना। स्वामित्व के आधार पर, जैसे स्कूल्स ही एग्जांपल ले लो, स्कूल को डिवाइड करते हैं, स्कूल 2 टाइप के होते हैं। अब कहोगे स्कूल 2 टाइप के कैसे हो गए, तो प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, ओनरशिप होगी ना ये। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी डिवाइड किया गया है। पब्लिक सेक्टर ओन्ड द ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, यानी कि जो सरकारी क्षेत्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या आती है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। सेकंड हमारी सेल है सेकंड हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जो ये लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो सारी मोस्टली क्या होती हैं, पब्लिक सेक्टर की होती हैं, यानी कि गवर्नमेंटल एजेंसी की ये कंपनियां होती हैं। यानी कि उनके ऊपर किसकी ओनरशिप रहती है, गवर्नमेंट की ओनरशिप रहती हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंटल होगी, प्राइवेट में आप समझ सकते हो कि किसी इंडिविजुअल पर्सन की या इंडिविजुअल कोई भी ग्रुप है उसकी ओनरशिप होना। जैसे टिस्को है, टिस्को बजाज ऑटो, टिस्को किसकी है, टाटा की है, और बजाज ऑटो लिमिटेड है। डाबर इंडस्ट्रीज़ है, आप रिलायंस का एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पर। तो बहुत सारी प्राइवेट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो जिसके बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट हमारी इसी में आती है ओनरशिप में जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, यानी कि जॉइंट में इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल का भी इसमें क्या रहता है, जॉइंट में इंडिविजुअल का भी शेयर रहता है, और क्या है जो गवर्नमेंट है उनका भी शेयर रहता है। वो दोनों मिलकर जॉइंटली काम करते हैं, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें दोनों का शेयर रहता है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो दोनों का ही होगा, इसमें जॉइंटली होगा,
ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर में भी काम कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी। कोऑपरेटिव सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड द ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो उनको कौन चलाता है, कोऑपरेटिव सेक्टर में कौन आता है, यानी कि इसमें वो होते हैं जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं। रॉ मटेरियल इन द सेंस मान लो मिल्क की रहती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं गुजरात में, आनंद डेयरी वहीं से शुरू हुई थी, अमूल है वो भी वहीं से शुरू हुआ था। तो उसमें क्या है, जो मिल्क को प्रोड्यूस कर रहा है, मिल्कमैन है जो डेयरी वगैरह खोल के रखते हैं, वो डायरेक्ट क्या दे के जाते हैं, दूध दे के जाते हैं वहाँ पे डेयरी पे, और उस दूध को जो पैकिंग करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, जो सप्लायर हो गया, तो यहाँ पर क्या है, ये कोऑपरेटिव सेक्टर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी शुगर मिल्स होती हैं। शुगर मिल्स में क्या होता है, जो शुगर केन है वो फार्मर है, फार्मर ग्रो करेगा, उसको उगाएगा और शुगर मिल में वो बेचने के लिए चला जाता है। ठीक है, वहाँ से शुगर मिल में शुगर प्रिपेयर होके कंजम्पशन के लिए कस्टमर के पास आ जाती है। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें जो प्रॉफिट लॉस है वो दोनों का ही होगा, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसका भी और जो सप्लायर है उसका भी, दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ इन शुगर इंडस्ट्रीज़ इन महाराष्ट्र एंड कोयर इंडस्ट्रीज़ इन केरला। केरला में जो नारियल की इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे नारियल से जो भी प्रोड्यूस होता है कोकोनट से, तो उसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखते हैं बेस्ड ऑन द बल्क एंड द वेट ऑफ द रॉ मटेरियल। इसके अलावा जो लास्ट है हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन है वो बल्क के ऊपर, यानी कि कितनी भारी हैं, क्या उसकी क्वालिटी है, उसके बेस पर भी हमने जो इंडस्ट्रीज़ को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। ठीक है, यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील की आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाते हैं, लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज़ लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़। तो इसमें जो हल्की चीज़ें बनाते हैं और एक भारी चीज़ें बनाते हैं, उसके बेस पर भी हमने जो उद्योग हैं हमारे विनिर्माण उद्योग हैं उनको विभाजित किया गया है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, ओनरशिप के बेस पे किया गया है, बेसिक जो हमारी नीड है उसके बेस पे किया गया है, यानी कि सब उद्योगों का जो आधार है आयरन, जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन था। ठीक है, तो उसके बेस पर भी इनको किया गया है। तो ये अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन है। आई थिंक यू गोट वेरी वेल एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।